गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। व्यंजन वर्ण देख रहे थे, ठीक है। कितने हैं व्यंजन वर्ण? कितने हैं जी? 33 हैं, ठीक है। कितने हैं? 33। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 है, ठीक है। अंतस्थ कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। ऊष्म कितने हैं? 4 हैं जी। ऊष्म व्यंजन को और किस नाम से जाना जाता है? संघर्षी व्यंजन। क्यों जाना जाता है संघर्षी व्यंजन? रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा, ऊष्मा की प्रकृति क्या होती है जी? रगड़ने से ही ऊष्मा उत्पन्न होता है, ठीक है। तो उसी के द्वारा इसका उच्चारण होता है। श श श और ह, 4 वर्ण आते हैं। यर अलावा ये क्या हैं? आपके अंतस्थ हैं, ठीक है। देखिए इसी में और कुछ कुछ चीज़ें हैं। यर ल व और श श श और ह, ठीक है। तो ये जो 5 वर्ण हैं, ठीक है जी, स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन, ठीक है। ये जो 4 हैं ये अंतस्थ हैं, अंतस्थ व्यंजन। और ये जो 4 हैं ये ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये जो 5 वर्ण हैं, ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? अनुनासिक। अनुनासिक या नासिक्य, ठीक है, या पंचमाक्षर, ठीक है। कई बार एग्जाम में यहीं से प्रश्न आया है जी, ठीक है। पंचमाक्षर वर्ण में कौन कौन से वर्ण शामिल हैं, या अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, ठीक है। अनुनासिक की संख्या कितनी है? 5 है। और इन्हीं के स्थान पर मैंने बताया था अर्धचंद्राकार, ठीक है, अर्धचंद्राकार, इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? इसके अलावा देखिए ये जो यह है जी और वह, यह वर्ण और वह वर्ण, व्यंजन वर्ण, ये सभी क्या हैं? व्यंजन वर्ण हैं। लेकिन यह और वह दो ऐसे वर्ण हैं जिनका प्रयोग स्वर वर्ण, स्वर संधि में किया जाता है। किसमें किया जाता है? स्वर संधि में जी। स्वर संधि की परिभाषा क्या है? दो स्वर वर्णों के बीच का मेल, दो स्वर वर्णों के बीच का मेल। लेकिन हम यड़ स्वर संधि में जी 3 वर्णों को पढ़ते हैं जो व्यंजन की कैटेगरी के रहते हैं, य, र और व, ठीक है। तो य का निर्माण जो है ई और अ से हुआ है। किससे हुआ है? ई और अ से। जैसे इति धन आदि बराबर इत्यादि, इति धन आदि बराबर इत्यादि, अति धन अधिक बराबर अत्यधिक, ठीक है। और व का निर्माण उ और अ से हुआ है। जैसे सुधन आगत बराबर स्वागत, सुधन अल्प बराबर स्वल्प, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये व्यंजन वर्ण तो हैं, लेकिन इसके निर्माण में किसका प्रयोग हुआ है जी? स्वर वर्ण का। तो यह और वह को, ठीक है, इसे जो है आपका अर्ध स्वर संधि कहा जाता है। अर्ध स्वर वर्ण, अर्ध
स्वर वर्ण कहा जाता है, या एक और नाम है इसी का श्रुति मूलक वर्ण। अर्ध स्वर वर्ण, ये भी आया है कई बार एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध स्वर वर्ण है? ठीक है, या श्रुति मूलक कहा जाता है, या इसी का नाम है संघर्षहीन। अर्ध स्वर वर्ण क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो निर्माण है किससे हुआ है? स्वर वर्णों के मेल से हुआ है, पहली बात याद रखिएगा। ठीक है। श्रुति मूलक, श्रुति मतलब क्या होता है जी? सुनना। श्रुति मतलब क्या होता है? सुनना। तो जो वर्ण सुनाई दे लेकिन मूल वर्ण में शामिल न हो, मूल वर्ण में शामिल न हो, कि मूल वर्ण में शामिल नहीं है। बाकी जितने भी वर्ण हैं आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे क लिखते हैं तो आधा क और क्या आता है? आ आता है। तो मूल वर्ण में क जो है शामिल है, इसमें मूल वर्ण में शामिल नहीं है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, श्रुति मूलक। ठीक है। और तीसरा नाम क्या है? संघर्षहीन, बिना किसी संघर्ष के। हीन जब भी प्रयोग किया जाता है जी, हीन प्रत्यय का प्रयोग जब भी किया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर अब्सेंस का अर्थ देता है। तो ऐसे वर्ण जिसमें इसके उच्चारण में किसी प्रकार का संघर्ष नहीं होता, तब उसे क्या कहेंगे? संघर्षहीन कहेंगे। बन जाएगा। 3 नाम है, तीनों को याद रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा देखिए, ये जो र है और ल, र को कहा जाता है कंपन जात। र को क्या कहा जाता है? कंपन जात। ठीक है, या प्रकंपित कहते हैं, प्रकंपित, या पार्श्विक कहते हैं, सॉरी इसको पार्श्विक कहते हैं। ल को क्या कहते हैं? पार्श्विक कहते हैं। ठीक है। र को कंपन जात, ठीक है, या प्रकंपित, और ल को पार्श्विक। र को लुंठित भी कहते हैं, किसी किसी बुक में दिया होगा, देखना आप, लुंठित कहते हैं। ठीक है। तो र का जब आप उच्चारण करेंगे तो जबान में क्या होगा? कंपन होगा जी। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के समय जीभ में क्या होता है? कंपन होता है। यही कंपन छोटे बच्चे लोग नहीं कर पाते, इसीलिए ल र को क्या बोलते हैं? ल बोल देते हैं हम लोग। ठीक है। सबसे कठिन उच्चारण में कोई वर्ण है व्यंजन में तो यही है र। ठीक है। तो र को कंपन जात, कंपन होता है इसलिए, या प्रकंपित, या क्या कहते हैं? लुंठित कहते हैं। ठीक है। और ल को क्या कहते हैं? पार्श्विक कहते हैं। पार्श्विक, पार्श्व, पार्श्व मतलब क्या होता है जी? पार्श्व सुने हो शब्द? पार्श्व गायक कहते हैं, जो बैकग्राउंड में गायक के साथ में कोरस, कोरस भी बोलते हैं, बैकग्राउंड में गायक के साथ में बीच बीच में और कई सुर मिलाते हैं। ठीक है। तो पार्श्व मतलब होता है अगल बगल, पीछे। तो ल को जब आप उच्चारण करेंगे तो जबान आगे की ओर, ठीक है, स्पर्श करेगा ऊपरी मसूड़े को। ठीक। तो उच्चारण कहाँ से होगा? जीभ के अगल बगल भागों से, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पार्श्विक कहते हैं। बन जाएगा। तो ये जो र है और ल, इन दोनों को याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए 2 वर्ण और हैं इसी में। ठीक है। ये तो हो गए कितने? 33, और टोटल कितने हैं? 52। टोटल कितने हैं? 52। तो देखिए इन 2 वर्णों को फिर नया रूप दिया गया। ठीक है। कौन कौन से? जब बिंदु चिन्ह नीचे की ओर होता है, जब बिंदु चिन्ह नीचे की ओर होता है, इन 2 वर्णों को क्या कहा जाता है? हाँ, क्या कहा जाता है? उत्क्षिप्त कहा जाता है। उत्क्षिप्त कहा जाता है। ठीक है। या क्या कहा जाता है?
द्विगुण वर्ण कहा जाता है, द्विगुण वर्ण। ठीक है, या क्या कहा जाता है, ताड़न जात, ताड़न जात। दो तीन नाम बताने का मतलब ये है क्योंकि अलग अलग नामों से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके तीन नाम हैं। पहला क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त मतलब होता है फेंका हुआ। शाब्दिक अर्थ क्या है, फेंका हुआ, फेंका हुआ। ठीक है, फेंका हुआ जी। इसका उच्चारण कैसे करते हैं, जैसे मैं कहूँगा रायगढ़, नीचे में बिंदु रहेगा। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के समय जबान झटके से नीचे आए, ऐसे झटके से नीचे आएगा जैसा कोई फेंक दिया है। रायगढ़, उसने पुस्तक पढ़ा। अच्छा, अगर आप ढक्कन कहेंगे, ढ है ये, और ये क्या है, ढ। ठीक है, RH लिखते हैं स्पेलिंग में, देखे होंगे कभी। ठीक है, तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के समय जबान झटके से नीचे आए, उन वर्णों को क्या कहेंगे, क्षिप्त कहेंगे। प्रश्न क्या रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्क्षिप्त वर्ण है। ठीक है, आया भी हुआ है प्रश्न, ठीक, कई बार रिपीटेड है। तो ये बिंदु को भी देखिएगा जी, ध्यान दीजिएगा बिंदु को। चश्मा जो पहने हम लोग, चश्मा पहन के जाना उस दिन, तो बिंदु दिखेगा कि नहीं गारंटी नहीं है। दिमाग के साथ में आँख का भी टेस्ट होता है। ठीक, बन जाएगा। उत्क्षिप्त वर्णों की संख्या कितनी है, 2 है जी। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्या है, जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो प्रेशर रहता है, मेंटली प्रेशर रहता है, और उस वही सफल होता है जो उस प्रेशर से ओवरकम होता है। प्रेशर के कारण ही तो देखे हुए कई जने रोल नंबर को गलत भर देते हैं, देखे हो। कई जने कार्ड ले जाना भूल जाते हैं, कई जने उस दिन जो है ओरिजिनल ID प्रूफ ले जाना भूल जाते हैं। और अभी चेकिंग ऐसे हो रही है जैसे हम लोग कोई बंदूक वगैरह लेके जा रहे हैं। एग्ज़ाम सेंटर के बाहर में T-शर्ट मिलते रहते हैं, और कई तो ऐसे हैं अभी बिना चप्पल के, इवन आधे कपड़े के भी एग्ज़ाम दिए हैं, देखे होंगे आप, क्योंकि फुल आस्तीन अभी प्रतिबंधित है जी। नकल होने के बाद ही ये सारी चीज़ आयोग को समझ आई। मतलब आप समझ सकते हैं उसके पहले नकल, जो पकड़ा गया वही चोर, मतलब इसके पहले भी हुई होगी, है कि नहीं जी। पकड़ में आ गया, उसके बाद अब देख रहे हो आप जेमर लगा देते हैं आजकल, सेंटर के आसपास मोबाइल काम नहीं करेगा आपका, उसके बावजूद फिर से नकल हुआ है अभी। प्रमोशनल पोस्ट RI में भी पटवारी लोग को पहले से पेपर दे दिया गया, तो बैठ के लिखे उन लोग, न्यूज़ में पढ़े होंगे। हाँ समझ रहे हो। तो इन सब चीज़ों को भी आपको क्या करना है जी, फेस करना है। जैसा उसमें लिखा गया है प्रारूप, उसी प्रारूप में आपको एग्ज़ाम को देना है। तो जब हम प्रेशर में रहते हैं तो चीज़ें क्या होती है, बिगड़ती है। डर डर के गाड़ी चलाएंगे तो गिरना कन्फर्म है, देख लेना। और जो थोड़ा सा डर कम करता है, और वो डर कम कैसे होगा, गाड़ी कैसे सीखते हैं, या तो एक बार गिरना पड़ता है या बार बार प्रैक्टिस। और कई ऐसे प्रैक्टिस करने वाले रहते हैं जी, देखे हो, फुल स्पीड में गाड़ी चलाते रहते हैं 80-90 की स्पीड में ट्रैफिक के बावजूद, लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा रहता है कि सामने वाला देख के गिर जाएगा उनको, और वो लोग नहीं गिरते। अब वो भी कैसे किए हैं, उतने स्पीड में चलाना, उतने ट्रैफिक में चलाना, वो कैसे हुआ जी, प्रैक्टिस से। आपको भी क्या करना, यही मेरा कहना मतलब गाड़ी चलाना नहीं सीखना है
मैं जिधर ले जाना चाह रहा हूँ उधर ही जाना भाई। मेरे कहने का मतलब ये है कि बार बार करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर, दृष्टांत अलंकार का उदाहरण है ये। बार बार प्रैक्टिस करने से एक समय के बाद आप मैथ्स के क्वेश्चन को देखकर समझ जाएंगे कि क्या इसका इक्वेशन कैसे बनेगा। और अगर आप नहीं जान रहे हैं कि एक्स से बनेगा कि एक्स वाई से बनेगा, एक चर से बनेगा, एक वेरिएबल से या दो वेरिएबल से, अगर यही चीज़ नहीं जान रहे हैं तो आपका प्रश्न नहीं बन रहा है। मान के चलिए मैथ्स के क्वेश्चन को देखकर अगर आप समझ गए कि इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, तो उसके बाद क्या रहता है, कैलकुलेशन रहता है। मीरा की आयु इतनी है, उसके पिता की आयु तिगुनी है 5 वर्ष पहले, ऐसे आता है जो प्रश्न देखे होंगे। इसमें यही समझ नहीं आता कि मीरा को एक से मानना है कि पिता को एक से मानना है। आधा तो बच्चों का यही दिक्कत रहता है कि इसको एक से मानना है, कि एक से मानना है कि एक्स और वाई लेना है। तो जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे, और जब भी प्रैक्टिस करें सबसे पहले सरल प्रश्नों को बनाएं। 10 प्रश्न सरल बनाओ पहले, तब आपके अंदर क्या आएगा जी। कई बार ऐसा मोटिवेशन स्पीच देने के बाद कई बच्चे अगले दिन 4-5 घंटा पढ़ दिए, फिर अगले दिन 3 घंटा, फिर अगले दिन 2 घंटा, फिर अगले दिन 1 घंटा, फिर अगले दिन पढ़ना ही बंद कर दिए। हाँ, बहुत होता है। देखिए मोटिवेशन में क्या है, आप लॉन्ग जंप लेते हैं। कछुआ और खरगोश की जो स्टोरी आप सुने होंगे, कहानी सुने होंगे, आज इनसे आप प्रेरणा ले सकते हैं कि आप धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को लगाएं, तब आप इससे आगे बढ़ेंगे। और मोटिवेशन वाले एक बार में जंप लगाते हैं, फिर उसके बाद चलना बंद कर देते हैं। ठीक, तो इसलिए मोटिवेट होइए, लेकिन अपने प्रैक्टिस को धीरे धीरे, एक ही दिन नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। आप सुबह उठिए 1 घंटा पढ़िए, मैं तो बोला 3 घंटा पढ़ो बस। आप सुबह का जो समय है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी और सामान्य स्तर पर भी सबसे बढ़िया, जिसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त काल। 24 घंटा के समय को अलग अलग जो है पहरों में बांटा गया है। 2 पहर कहते हैं कि नहीं, मध्याह्न कहते हैं। ऐसे ही एक पहर होता है उषा काल, उषा काल, ठीक। और एक पहर होता है निशीत। निशीत अनेक शब्दों का एक शब्द आता है। आधी रात के समय को क्या कहा जाता है, आधी रात के समय को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा निशीत कहा जाता है। निशीत आया हुआ प्रश्न है। आधी रात के समय को क्या कहा जाता है जी, निशीत कहा जाता है। अब दैट इज डिपेंड ऑन सनसेट या सनराइज। जैसे गर्मी के समय में 5:30 बजे अभी देखना आप, उजाला हो जाएगा। और यही अगर शीतकाल का समय है, विंटर चल रहा है, तो 6-6:30 बजे। सूर्यास्त भी ऐसे ही होता है, ठंड के समय जल्दी, और गर्मी के समय 7:30-8 बज जाता है, उजाला रहता है। तो डिपेंड करता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त किस समय हो रहा है। तो आधी रात का जो समय है उसे क्या कहा जाता है, निशीत कहा जाता है। ये भूत प्रेत वाला समय है। इस समय डर का माहौल, निगेटिविटी ज़्यादा रहती है, क्राइम ज़्यादा होता है, चोर लोग सबसे ज़्यादा सक्रिय, क्योंकि आदमी लाश की तरह सोए पड़ा रहता है। लेकिन अभी का जो दिनचर्या है, इसमें क्या हो रहा है, 2-3 बजे सामान्य है। सोता कब है, सुबह उषा काल में, ब्रह्म मुहूर्त में सब के सब सोए रहते हैं। घोड़ा बेच के, घोड़ा बेचकर सोना बोलते हैं, मतलब निश्चिंत सोना। मोहारा लोकोक्ति आता है, घोड़ा बेचकर सोना मतलब निश्चिंत सोना। तो उसी समय फिर क्या होता है, ताला टूटता है शटर का। ठीक है जी। तो सुबह सुबह क्या है, आप देखे होंगे मंदिरों में घंटी की आवाज़ सुनाई देती है, चिड़ियों की चहचहाट, मतलब सकारात्मक ऊर्जा। तभी तो हम लोग मन की शांति के लिए मंदिर जाते हैं, नहीं तो गोल बाजार नहीं जाते, अच्छा नहीं लग रहा है बोल। लड़की लोग चल भी देते हैं, ठीक लग रहा है बोल के शॉपिंग करने। लेकिन कभी देखना आप,
मन अगर आपका डिस्टर्ब है तो आपको पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, क्या क्या बोलते हैं, अच्छा लगेगा? क्यों जी? मन अगर आपका बिगड़ा हुआ है, टेंशन में है, और कोई उसी दिन ऑफर कर दिया, कई जन खा भी देते हैं, वो बात अलग, मिलता नहीं है वो, लेकिन वो रुचि जो रहती है जी, वो नहीं रहती। यही आपका मन प्रफुल्लित है तो एक गिलास पानी भी पियोगे तो अच्छा लगेगा, दिमाग ठंडा होगा। नेचुरल जगह में जाएंगे तो माइंड, जैसे घूमने जाते हैं हम लोग बाहर, घूमने भी जाया करो, पिक्चर भी देखा करो, सब चीज़ करना है, क्योंकि अपने को पीएचडी तो करना नहीं है, अपने को उन्हीं चीज़ को पढ़ना है जो एग्जाम में पूछा गया है, और सारा चीज़ तो सिलेबस में लिखा रहता है। इसके अलावा आपके पास प्लस पॉइंट ये है कि पुराना पेपर आपके पास रहता है, और जिनका सिलेक्शन हुआ है उनसे जाकर आप मिलो तो उन लोग कुछ गाइडलाइन भी देंगे। धमतरी पटवारी से एक लड़का जो टॉप किया था, 150 में उसका आया था 128 नंबर। कितना जी? 128। धमतरी का लड़का था, उसको हम लोग बुलाए थे, तो मैं उससे पूछा कि आप बनाए कितना थे? तो बोला सर मैं ना 142 तो बना दिया था 150 में। कितना? 142। तो कभी कभी ये भी होता है कि आपका किस्मत आपका साथ देगा, सारा चीज़ आपका साथ देगा, तो जो बना रहे हो वो सही बनेगा, लेकिन उसके लिए आपको सकारात्मक होने की ज़रूरत है। सुबह सुबह आप 2 घंटा पढ़ो, 5 से 7 पढ़ो, या 4 से 7 पढ़ो, 3 घंटा, उसमें किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस होता नहीं, कोई कॉल नहीं करेगा, सब सोते रहते हैं। 7-8 बजे तक भी पढ़ोगे तो आपका पढ़ाई बहुत हो जाएगा, देख लेना आप। जबकि इधर आप पढ़ोगे तो कोई ना कोई किसी काम के लिए बुला सकता है, फ़ोन आ सकता है, फ़ोन को तो आप स्विच ऑफ करके अपने से दूरी रखो, ये भी बहुत डिस्टर्ब करता है। बाद बाद में मैसेज आ जाएगा, ठीक है जी, कोई ना कोई। और अभी मोबाइल हम लोग इतनी ज़्यादा आदी हो चुके हैं कि हमारे अंदर जो धैर्य है, एक ठो रील चला, अच्छा नहीं लगा, तुरंत दूसरा, ये धैर्य धीरे धीरे मन में क्या हो रहा है जी, इसका मानव जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपके अंदर जो धैर्य है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है जी, तुरंत चाहिए, हर चीज़ तुरंत होना चाहिए। ये धैर्य धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, सबका कारण है क्या? सोशल मीडिया। इनसे भी थोड़ा आपको, मतलब आप चाहेंगे तो अच्छे वे में ले सकते हैं मोबाइल को, और क्राइम भी सीखना है तो भी उसमें बताया है, क्योंकि बोलने से सब होगा। गूगल गूगल बोलते हैं जी। चैट जीपीटी है, इसके माध्यम से आप चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ सीखने के लिए। तो अगर इस प्रकार से अगर आप 1 साल मेहनत करते हैं जी, मन लगाकर, तन मन धन तीनों चीज़ लगाकर, ठीक है, तो 1 साल में आपका सिलेक्शन भी निश्चित है, कन्फर्म। और ये मैं चीज़ किया भी हूँ, बच्चों को बताया भी हूँ, और हुए भी हैं। 3 महीना में पढ़ने के बाद देखे, एक बार कोऑपरेटिव बैंक में निकला था जी, ठीक है, मंडी वाला, मंडी अध्यक्ष, जान रहे हो, कोऑपरेटिव बैंक, उसमें 3 महीना के पढ़ाई में हुआ है बच्चों का। कितने महीने के? 3 माह के पढ़ाई में। और बच्चे लोग ज़्यादा पढ़ते नहीं थे। एक लड़की थी, उसको मैं बोलता था इसका होगा नहीं सिलेक्शन, क्योंकि आती नहीं थी क्लास में, लेकिन वो स्टेनो में टॉप की थी। स्टेनो में, स्टेनोग्राफर सुने हो पोस्ट, उसमें टॉप की थी वो, टॉप। एक लड़की को मदरबोर्ड किसे कहते हैं वो नहीं आता था, वो 2 एग्जाम निकाली थी, एक CSPDCL का, DEO का, डेटा एंट्री ऑपरेटर, और एक सहायक शिक्षक वर्ग 3। एक लड़की थी वृंदेश्वरी, अभी वो बस्तर के तरफ है, पोस्टिंग है उसका, वर्ग 3 उसका भी निकला था, उसको मैथ्स बनाने नहीं आता था ठीक से। लेकिन कभी कभी ये होता है कि आपका किस्मत आपका साथ देता है,
आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड उस समय अच्छा रहता है, बढ़िया बना लिए, तो आपका 3 महीना 1 साल में सिलेक्शन निश्चित कन्फर्म। और जिस उम्र में सिलेक्शन होता है वही उम्र आप सबका चल रहा है जी, 20 साल से 25 साल के बीच। यहाँ पर ये जो एज है इसमें ऊर्जा भरपूर रहती है। आपको बिगाड़ने वाले भी हज़ारों मिलेंगे और बनाने वाले बहुत कम मिलेंगे, वो भी है, मतलब टांग खींचने वाले ज़्यादा मिलेंगे। हंसेंगे आपके ऊपर, ये भी हो सकता है पीएससी की तैयारी कर रहे हैं बोल के, लेकिन बाद में उन्हीं लोग आपके पीठ थपथपाएंगे, बोलेंगे हम लोग जानते थे इसी का सिलेक्शन होगा, लेकिन वो सिलेक्शन के बाद, पहले नहीं। ठीक, तो इन चीज़ों को याद रखिए, एग्जाम बहुत काम आते हैं। ठीक है, तो निश्चित कहने का मतलब होता है क्या, आधी रात का समय, आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो उत्क्षिप्त में ये 2 वर्ण आते हैं जी, ठीक, याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए 4 वर्ण और हैं, एक है क्या छ, एक है क्या त्र, एक है क्या स्र, और एक है क्या ज्ञ। ये 4 वर्ण हैं। ठीक है, ये 4 वर्णों को क्या कहा जाता है, संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण, अगर सिर्फ संयुक्त वर्ण लिखा रहेगा तो इसको लेना है। संयुक्त स्वर लिखा रहेगा तो कौन कौन से आएगा, ए ऐ ओ और आओ। ठीक है, संयुक्त मतलब क्या होता है जी, संयुक्त मतलब कंबाइंड बोलते हैं इंग्लिश में। अभी आप लोग का एग्जाम आप देखें, संयुक्त एक कर्मचारी चयन आयोग छत्तीसगढ़ में गठित होगा और समकक्ष जितने भी पोस्ट हैं सबका एक साथ एग्जाम होगा। जैसे पीएससी लेता है एक साथ एग्जाम, और जैसा रैंक मिलता है उसके आधार पर पद को दिया जाता है। सबसे नीचे में आपका लेखाधिकारी अकाउंट ऑफिसर, और सबसे ऊपर में डिप्टी कलेक्टर का। वैसे ही यहाँ आप व्यापम को भंग करके कर्मचारी चयन आयोग जैसे एसएससी होता है, वैसे ही एक आयोग जो है गठित किया जाएगा, और बहुत सारे डिपार्टमेंट में अलग अलग जो पोस्ट हैं सबका एक साथ क्या होगा, एग्जाम होगा। ठीक, तो संयुक्त मतलब होगा 2 वर्णों के मेल से जिन वर्णों का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं क्या, संयुक्त वर्ण, या इसे ही कहते हैं संयुक्ताक्षर। संयुक्त धन अक्षर बराबर संयुक्ताक्षर। तो किन किन वर्णों के मेल से हुआ है तो देख लीजिए, छ जो है आधा का और षटकोण का सा, आधा का और षटकोण का सा। ठीक है, त्र, त्र जो है आधा ता और रस। स्र, स्र जो है देखिए आधा श और र। ठीक है, और ज्ञ सबसे इंपॉर्टेंट है, आधा ज और य। इसको कई बार पूछा है और खासकर इसको पूछा है ज्ञ को, क्योंकि इसमें क्या है, आधा ज और पहला जो वर्ण है सब क्या है, आधा है। कहां पर कौन सा स लगेगा दैट इज इंपॉर्टेंट। तो क्ष में जो है षटकोण का सा और स्र में शक्कर का सा। इसको बनाते भी हैं तो देखो इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक, इस प्रकार से लिखते हैं, इसी घुमा देंगे तो क्या बन गया जी, याद करने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, याद करने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, कौन सा सा रहेगा, शक्कर का सा बन जाएगा, इसको याद रखेगा। और इसमें याद रखिएगा आधा ज होता है पहला वर्ण, और उसके बाद क्या होगा, इसी को ऐसे घुमा देंगे तो क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी है, 4 है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक प्रश्न और आता है यहाँ पर, शब्दकोश के आधार पर, जैसे डिक्शनरी में हम लोग कोई भी शब्द को ढूंढते हैं तो कैसे ढूंढते हैं, अल्फाबेट से। तो शब्दकोश में क के बाद इस वर्ण को यूज करना है। क के बाद ख नहीं आता एक्चुअली, क के बाद क्या आता है, छ आता है, क्योंकि इसका मेल किससे हुआ है, आधा का और
षटकोण के साथ। तो निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के आधार पर जमाइए, ऐसा रहेगा प्रश्न। तो क के बाद अगर ख दिया रहेगा और उसके बाद छ दिया रहेगा, तो पहले आपको क को लेना है, उसके बाद किसको लेना है, छ को लेना है, उसके बाद किसको लेना है, ख को लेना है, याद रखिएगा, बन जाएगा। इसके अलावा देखिए ये जो स्र है, स्र, स्र का निर्माण आधा स और किससे हुआ है, र से हुआ है। आधा सा और किससे हुआ है, र से हुआ है। जैसे मैं लिखूंगा श्री, श्रृंगार, श्रृंगाल, तीनों में तीनों शुद्ध है या अशुद्ध है, कोई बता पाएगा? तीन जो शब्द है, ठीक है जी, कौन कौन से शब्द शुद्ध हैं? श्रीमान, श्रीमान, श्रीमान में न में क्या रहेगा, हलंत रहेगा, हमेशा याद रखिएगा। कार्ड में भला ही नहीं लिखा रहेगा, तो बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं वो अशुद्ध होती है। जैसे किसी भी मेडिकल स्टोर में आप देखे होंगे दवाइयाँ ऐसे ही लिखा रहता है, जबकि ये क्या है, अशुद्ध है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है ये। जब भी इकारांत शब्द में हम इन शब्दों को बहुवचन बनाते हैं तो ये जो ई है ये छोटा ई में बदल जाता है। जैसे दवाई का क्या होगा, दवाइयाँ, छोटा ई। मिठाई का क्या होगा, मिठाई का मिठाइयाँ। तिथि लिखे रहेंगे, तिथि, बड़ा ई का मात्रा, लेकिन बहुवचन बनाएंगे तो तिथियाँ। इकारांत वाले शब्द में जब एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तो बड़ा ई किस में बदल जाएगा, दीर्घ किस में बदल जाएगा, लघु में बदल जाएगा। यहाँ पर श्रीमान में न में क्या रहेगा, हलंत रहेगा जी। बुद्धिमान, भाग्यवान, ठीक है, ये सब शब्द, विराट बताया था आपको, ये सारे शब्द में न में क्या रहेगा, हलंत रहेगा। श्रीमती में याद रखिएगा दोनों में क्या रहेगा, बड़ा ई का मात्रा, दोनों में क्या रहेगा, बड़ा ई का मात्रा, ठीक। अब देखिए ये जो है श्री और ये क्या है, श्रृंगार। श्रृंगार मतलब क्या होता है जी, तत्सम शब्द है ये सारे। श्रृंगार मतलब मेकअप, ज्यादा समझोगे। श्रृंगार मतलब सिंगार, हिंदी में बोलते हैं क्या, सिंगार, सिंगार, ठीक है। लेकिन यहां पर देख रहे हैं कौन सी मात्रा है, री की मात्रा। और ये जो डंडी है जी, यही डंडी क्या है, ये र है। तो ऑलरेडी र जुड़ा हुआ है तो फिर और अतिरिक्त, तो यहां पर जब भी स्र में री की मात्रा होगी तो ये जो डंडी है ये, इसको हटा देना है आपको। मतलब श्रृंगार लिखेंगे तो कैसा होगा, श्रृंगार, विशेष तौर पर याद रखेगा, ठीक है जी। वो जो डंडी है र की मात्रा, उसको क्या करना है आपको, हटा देना है, ये र हट जाएगा, क्योंकि इसके स्थान पर अब क्या जुड़ गया है, री जुड़ गया है, री, ये री की मात्रा है। लेकिन कब, जब री की मात्रा होगी तब। यहां पर नहीं किया हूं मैं, क्योंकि यहां पर कौन सी मात्रा है, ई की मात्रा है। इसी प्रकार से श्रृंगाल, श्रृंगाल इस प्रकार से लिखना है, श्रृंगाल। श्रृंगाल मतलब क्या होता है, सियार,
श्रृंगाल मतलब सियार। सियार छत्तीसगढ़ी में आता है, मेन से में आया है। सियार को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? कोलिहा। अभी विलुप्त हो गए हैं, पहले दिखते थे रोड में जाते हुए, क्योंकि पेड़ पौधे थे, जंगल थे। अब सब जंगलों को काट दिया गया, कहाँ से दिखेंगे? जानवरों का स्थान पूरी तरीके से मानव ने, या आधुनिकीकरण या औद्योगिकरण, इसके कारण जंगलों का सफाया हुआ, तो जीव जंतुओं का भी क्या हुआ? कौवा दिखता है आजकल, नहीं तो पहले गांव में घर में कौवा आए तो बोलते हैं मेहमान आने वाला है, बोलते थे जी। अब ना तो मेहमान आएंगे ना कौवा आएगा क्योंकि किसी के पास, किसी को भला है कितना भी ठलहा रहे हैं, लेकिन किसी के पास भी जाके पूछोगे टाइम है तो नहीं है बोलेंगे, पहले से बताना बोलेंगे। भले घर में बैठ के इंस्टाग्राम चलाते रहें, रील्स देखते रहें, तो पहले कौवा भी आते थे घर में। मेरे को ही याद है, छप्पर में आके बैठे या मुनगा के पेड़ में आके बैठे, काँव काँव किए तो समझ जाते थे और आते भी थे। अब वो क्या कोइंसिडेंस है, आते भी थे वैसे, ठीक है जी। कोयलों की आवाज़ सुनाई देती थी। सबसे मधुर आवाज़ किसकी होती है? कोयल से भी मधुर आवाज़ जान रहे हो? उधार मांगने वाले। कोई उधार मांगेगा देखना, कोयल से भी मीठी आवाज़, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, जब भी श्र में री की मात्रा लगेगी तो ये जो डंडी है इसको आपको क्या करना है? हटा देना है। श्रृंगार मतलब सिंगार तत्सम शब्द है, और ये क्या है आपका? तद्भव शब्द। श्रृंगाल मतलब सियार बन जाएगा। शब्दकोश के आधार पर जमाई आएगा प्रश्न, मान लीजिए, ठीक है। तो आपका यहाँ से बनेगा। साथ ही साथ संयुक्त अक्षर कौन कौन से हैं, किन किन वर्णों के मेल से बने हैं, इनको भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए, और क्लासिफिकेशन में एक जो है आपका श्वास की मात्रा के आधार पर, श्वास की मात्रा के आधार पर, और गले में कंपन के आधार पर, गले में कंपन के आधार पर। श्वास की मात्रा, श्वास कहते हैं जी, श्वास को कहते हैं प्राण। क्या कहते हैं? प्राण। प्राण मतलब भी श्वास होता है। प्राण तभी तक है जब तक लपटप कहते हैं। हृदय के स्पंदन को क्या कहते हैं? लब और टब। जो कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में? 72 बार हार्ट बीट बोलते हैं। और यही घबराहट में हार्ट बीट धकधका के 132, बच्चे लोग का 300 बार धड़कता है, नवजात शिशु का, ठीक। तो श्वास की मात्रा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है वर्णों के उच्चारण में। तो श्वास की मात्रा के आधार पर 2 प्रकार हैं। एक है आपका अल्प प्राण, इसीलिए नाम रखा गया है क्या? अल्प प्राण। प्राण मतलब वायु, श्वास। और एक है महाप्राण। अल्प प्राण, और अभी अभी किसी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आया था, अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है। अभी अभी मैं क्लास ले रहा था, इस चीज़ को बताया था, और अभी कोई एग्जाम हुआ था उसमें यहाँ से 2 प्रश्न आया था। एक तो बताया था कि 2 शब्दों को वर्ड डिक्शनरी में शामिल किया गया है, एक तो आपका नाट्य शास्त्र और एक आपका भारतनाट्यम। ये प्रश्न आया था अभी एग्जाम में, किन शब्दों को शामिल किया गया है, ठीक है। तो अल्प प्राण कहने का मतलब ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में श्वास की कम मात्रा का प्रयोग हो। अल्प मतलब क्या होता है जी? कम। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में श्वास की कम मात्रा का प्रयोग हो, उसे क्या कहेंगे? अल्प प्राण कहेंगे। और ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में श्वास की अधिक मात्रा का प्रयोग हो, उसे क्या कहेंगे? महाप्राण कहेंगे। तो अल्प प्राण में स्पर्श व्यंजन के पहले, तीसरे और 5वें वर्णों को ले जाता है। स्पर्श व्यंजन का कौन कौन सा वर्ण? पहला, तीसरा और पहला, तीसरा, 5वां कहने का मतलब कौन कौन सा आएगा? जैसे ये पहला है,
और ये तीसरा है और ये पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, ये अल्प प्राण में आएंगे। और साथ ही साथ ये 4 वर्ण य, र, ल, और इसको बताया भी था जब इनका उच्चारण करते हैं तो ना तो श्वास अंदर की ओर जाता है ना रुक गया है ऐसा लगता है, इसीलिए अंतस्थ कहाँ आएगा आपका, अल्प प्राण में आएगा। तो स्पर्श व्यंजन के पहला, तीसरा और पांचवा, तो कुल कितने हो गए, 15। कितने हो गए, 15, 5 या 15। और अंतस्थ, अंतस्थ कितने हैं, 4 हैं, 15 और 4 19। और कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु, इसके अनुसार समस्त स्वर भी, समस्त स्वर भी कहाँ आते हैं, अल्प प्राण में आते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए जी, 30 वर्ण। कितने हो गए। अब किसी किसी बुक में, बुक देखे होंगे तो अलग अलग दिया रहेगा, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ये अथॉन्टिक बुक में दिया हुआ है। कामता प्रसाद गुरु, डॉक्टर वसुदेव नंदन सहाय, ये हिंदी की अथॉन्टिक बुक है। आप जो पढ़ रहे होंगे अब पता नहीं, विनय कुमार पाठक छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। कौन है, छत्तीसगढ़ का अथॉन्टिक जो बुक है छत्तीसगढ़ में, हिंदी या छत्तीसगढ़ी का, क्योंकि गवर्नमेंट उससे लिया गया है, वो कौन सा है, विनय कुमार पाठक या लुसेंट। अब आप कोई भी बुक को उठाकर आप एविडेंस नहीं दे सकते, मान्यता प्राप्त बुक है उसको एविडेंस देंगे तब आप दावापत्ती लगा सकते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा पहला, तीसरा और पांचवा। महाप्राण में ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा का ज्यादा प्रयोग होता है, तो इसमें स्पर्श व्यंजन का दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा। ठीक है, और ऊष्म व्यंजन, तो ये कितने हो गए, 10, और ये कितना हो गया, 4, टोटल कितने, 14 बन जाएगा। अब इसको याद भी करना, देखिए अल्प प्राण में कितने वर्ण हैं, 1 2 3 4 और 5, ऐसे याद कर लेना। 5 विषम संख्या है। ठीक, तो 5 के पहले विषम संख्या कौन सी है, 3, 3 है कि नहीं जी, एक हालांकि सम और विषम दोनों नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है यहाँ पर, बन जाएगा। महाप्राण में कितने वर्ण हैं, 1 2 3 और 4, तो आपको किसको लेना है, 4। 4 के पहले सम संख्या कौन सी है, 2, ऐसे आपको याद रखना है। समझ में आया, मतलब शब्द से ही आपको उत्तर को याद रखना है जोड़ के, तब आप कहीं भी मिस्टेक नहीं करेंगे। मतलब अपने को 1 नंबर यहाँ से अगर आया तो मिलेगा ही मिलेगा, कटेगा नहीं। ठीक, इसी प्रकार से गले में कंपन, गले में कंपन जिसको कहते हैं घोष, घोष, इसी आधार पर देखिए एक आता है आपका अघोष और एक आता है सघोष, सघोष, या इसी को घोष भी कहते हैं। घोष मतलब होता है गूंज, गूंजना, गूंजना। ठीक, जैसे कहीं पर नया कमरा लेंगे रहने के लिए, जब कोई सामान नहीं है, यहाँ भी आवाज़ थोड़ा सा क्या हो रहा है, गूंज रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, और पूरे कुर्सी में बच्चे भर जाएंगे, 2-4 अलमारी भी रख देंगे, नीचे मेड बिछा देंगे, इधर भी मेड बिछा देंगे, तो आवाज़ गूंजना बंद हो जाएगा, क्योंकि आवाज़ को ये सारा चीज़ क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। कभी मॉल में पिक्चर देखने गए हैं, PVR वगैरह में गए हैं पिक्चर देखने, देखे होंगे, नहीं गए हो, कब जाओगे, तो अब 2 मॉल खुल के पिक्चर भी देखने जाओ भाई। ठीक है, नीचे में मेट बिछा रहता है और दीवालों में भी मखमल बिछा रहता है, देखे हो। ये आवाज़ को क्या करता है, अवशोषित करता है, इसीलिए रिफ्लेक्शन नहीं होता, गूंजता नहीं वहाँ, आवाज़ ज़्यादा होने के बावजूद स्पष्ट सुनाई देता है। क्लियर। तो
जब गले से आवाज़ आती है, ठीक, तो एक में क्या होगा, गूंजेगा नहीं, स्वर इंद्रिया इतनी दूर चली जाएगी, इतनी हट जाएगी कि आवाज़ सीधा बाहर निकलेगा, तब इसे क्या कहेंगे, अघोष कहेंगे। और एक में स्वर तंत्रियां इतनी पास आ जाएंगी कि आवाज़ जो है इनसे टकराते हुए बाहर निकलेगा, इसे क्या कहेंगे, सघोष कहेंगे। अघोष में क्या होगी, स्वर यहाँ पर हमारे गले में लेरिंग्स और फेरिंग्स बोलते हैं। बायोलॉजी वाले कितने हैं, कोई हैं बायोलॉजी वाले, नहीं हो, हाँ चलो बताओ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लेरिंग्स और फेरिंग्स, स्वर तंत्री नहीं सुने हो, इसी से आवाज़, सबकी आवाज़ अलग अलग है, इसी को जब फिल्टर कर देते हैं तो फिर कोई लता मंगेशकर, श्रेया घोषाल, नेहा कक्कर बन जाते हैं। और उसी को अच्छा करने के लिए उन लोग क्या करते हैं, रियाज करते हैं, अभ्यास करते हैं। गायक लोग कभी खट्टा चीज़ नहीं खा सकते, हम लोग उनके फैंटेसी को देखते हैं, लेकिन उन लोग भी बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करते हैं, तब जाकर वह मुकाम हासिल करते हैं। गायक लोग खट्टा चीज़ नहीं खा सकते। जॉन अब्राहम 10 साल तक काजू कतली नहीं खाया था, काजू कतली कहने का मतलब समझ रहे हो, मीठा नहीं खाया था, और मीठा मतलब क्या है, शुगर, कैलोरीज भर भर। तो अघोष में क्या होगा, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के समय गले में कंपन नहीं होगा, गले में कंपन नहीं होगा, उसे क्या कहेंगे, अघोष कहेंगे। और ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में गले में क्या होगा, कंपन होगा, उसे क्या कहेंगे, सघोष कहेंगे। तो देखिए अघोष में कौन कौन से वर्ण आएंगे, स्पर्श व्यंजन का, स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा जी, स्पर्श व्यंजन का पहला और अल्प प्राण में 1 3 5 और 2 4, और इसमें कंटिन्यू लेना है, पहला और दूसरा, क है, ख है, क है, ख है, च है, छ है, त है, थ है, ठीक। और इसके अलावा ऊष्म व्यंजन का श, श और श, ऊष्म व्यंजन का श, श और श, ये क्या आएगा अघोष में। तो टोटल कितने हो गए, 10 और 3 कितने हो गए जी, 13 वर्ण यहाँ पर है। और बाकी जितने भी हैं इसमें तीसरा, चौथा, पांचवा कितने हो गए, 15, और एक ह कितने हो गया, 16, और अंतस्थ, अंतस्थ कितने हैं, 4 हैं, और समस्त स्वर, समस्त स्वर कितने हैं, 11, कितने हो गए जी, 31, कितने हो गए, 31। 13 को उल्टा लिख दो, कितना बन जाएगा, 13 का उल्टा 31। एक ठो मैथ्स में भी प्रश्न आता है इसी उल्टा वाला, पढ़े हो कभी, 10x + y करते हैं, पढ़े होगे, मैं भी पढ़ाया हूँ मैथ्स, ठीक है, मैथ्स रीजनिंग, तो वहाँ पर 10x + y कर देते हैं, तो अंग क्या हो जाते हैं, उलट जाते हैं, 13 का उल्टा 31, याद रहेगा। अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा, महाप्राण में दूसरा और चौथा, ठीक है जी। अघोष में पहला, दूसरा और स स स स स स, ओके। और यहाँ पर सघोष में तीसरा, चौथा, कंटिन्यू लेना, तीसरा, चौथा और पांचवा ह, ठीक है। इसके अलावा य, र, ल, व और समस्त स्वर, श्वास की मात्रा और गले में कंपन के आधार पर, बहुत सारा आधार बता चुका हूं मैं, बन जाएगा। तो ये स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण थे। अब इसके अलावा देखिए एक चीज और आता है, उच्चारण स्थान जी, कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान
कहाँ कहाँ पर से होता है। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण। तो मैंने बताया था सबसे पहली भूमिका किसकी होती है? गले की। किसकी होती है? गले की, कंठ। यहां से भी प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कंठ वर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सा तालु वर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धा वर्ण है। तो पहला क्या आएगा? गला। गला ही बैठा हुआ है तो वर्ण का उच्चारण होगा? नहीं होगा, टॉन्सिल हो जाता है, कभी गला बैठ जाता है। ठीक है, तो कंठ, कंठ के बाद में तालु, तालु के बाद में मूर्धा, स्थान बताया था। ठीक है, मूर्धा के बाद में दंत, और उसके बाद में ओष्ठ, और उसके बाद में नासिका, नाक, नासिका। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप स्वर वर्ण को देखें तो अ और आ, अ और आ, ये कौन सा है आपका? कंठ वर्ण है। ई और ई, ई और ई, यहां पर श्वास तालु को स्पर्श करते हुए बाहर निकलेगा। ये क्या है? तालु वर्ण है। ऊ कहेंगे तो ऊ और ऊ, ये क्या है आपका? ओष्ठ है। ठीक, री कहेंगे, री बताया था, ये क्या है आपका? मूर्धा है। उसके बाद में ए और ऐ, ए और ऐ, तो ए का निर्माण अ और ई से होता है, अ और ई से। तो यहां पर कंठ और तालु, तो उसको बोलते हैं कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य जी। ठीक है, कंठ तालव्य में क्या आएगा? ए आएगा और ऐ आएगा। और इसी प्रकार से ओ और औ, इसका निर्माण किससे होता है? अ और ऊ से। अ क्या है? कंठ है, और ऊ क्या है? ओष्ठ है। तो क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। कंठ और ओष्ठ, यहां पर दोनों को जोड़ देना है, तो क्या कहलाएगा? कंठोष्ठ। ठीक है, ओ और औ बन जाएगा। तो ये स्वर वर्ण है 11, स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान है। अम कहेंगे तो हाँ, बताया था कि नहीं जी, अम को क्या कहते हैं? अनुस्वार। अनुस्वार में क्या होता है? नाक का प्रयोग होता है। तो अम क्या होगा? नासिका, अंग की मात्रा। और अह कहेंगे तो ये आएगा कौन सा? कंठ। बन जाएगा। अ और आ कहेंगे तो कंठ, ई और ई कहेंगे तो तालु, ऊ और ऊ कहेंगे तो ओष्ठ, री कहेंगे तो मूर्धा, ए और ऐ कहेंगे तो कंठ तालव्य, और ओ और औ कहेंगे तो कंठोष्ठ, अम कहेंगे तो नासिका, अम कहेंगे तो नासिका, और अहा, अहा कहेंगे तो कंठ। ये टोटल जो है स्वर वर्ण और 2 अयोगवाह वर्ण बन जाएगा। इसके बाद देखिए व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण में आप देखेंगे तो इसी में आंसर छिपा हुआ है। कंठ में क्या है? क है, तो क वर्ग जितने भी हैं, क ख ग घ अंगा, ये कैसे वर्ण है? कंठ वर्ण है। ठीक है, दूसरा है आपका तालु, दूसरा है तालु। तालु में आता है आपका च वर्ग, कौन सा? च वर्ग।
तालू को चालू कह लेना और आलू से याद रखना। ठीक, उच्चारण स्थान के लिए आलू, ठीक, और यहां पर चालू। ठीक, तो च वर्ग कौन सा है? तालु। चालू मत कह देना। फिर मैं जो ट्रिक बता रहा हूं ये आप लोग को याद करने के लिए है, लेकिन उसी को जैसे ट्रिक जो बताया जाता है, आप कई कोड को याद कर लेते हैं, बट डिकोड करना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिकोड इज मोर इंपॉर्टेंट देन कोड। कोड को याद कर लिया और डिकोड कर ही नहीं पा रहे हैं वहां पर जाकर, तो उस कोड का कोई मतलब है नहीं। क्लियर? अगला है मूर्धा। मूर्धा में कौन सा आता है? ट वर्ग। इसके बगैर तो आप बोल ही नहीं सकते। जबान कहाँ जाएगा जी? ऊपर। घर में बोल के देख लेना, अकेले में, फैमिली मेंबर के साथ नहीं तो पागल हो गया बोलेंगे। ठीक है, अगला है दंत। अगला है दंत। दंत में क्या है जी? त है, याद करना पड़ेगा, ऐसे जोड़ के पढ़ना है जी। त वर्ग, त थ द ध न, सब में जबान किसको स्पर्श करेगा? आपके दांत को। नहीं है तो अलग बात है। ठीक है, अगला ओष्ठ। ओष्ठ, इसमें कौन सा आएगा? प वर्ग। कौन सा आएगा? प वर्ग। इसके अलावा नासिका। नासिका वाले में वो पंचमाक्षर जो बताया हूं, अंग, य, ड़, न और म, ये आएगा, बन जाएगा। इसके अलावा य, देखो यहां से लेना है, य से। य क्या है? तालु है। र कहेंगे तो कहाँ जा रहा है जबान? ऊपर की ओर। ल कहेंगे तो आप देख लो, ल बोल के घर में करके देख लेना। ल बोलेंगे तो दांत किसको स्पर्श करेगा? जबान दांत को। तो य र ल, और व को याद रखना, ये दंतोष्ठ होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, दंतोष्ठ। दंतोष्ठ, व मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया जी। वह क्या है? दंतोष्ठ है। य र ल व। और इसी प्रकार से श, श, श और ह। ह यहां पर आएगा। श, श, श और ह। इसके अलावा जो उत्क्षिप्त है, उत्क्षिप्त भी इसी में आएगा। किसमें? मूर्धा में। ड़ और ढ। वह गिर पड़ा। पड़ा जैसे ही बोल रहे हैं, ठीक है, उसके गिरने के पहले आपका जबान गिर जाएगा, बोल के देख लेना, बोलने के पहले होगा। हाँ, बिंदु नीचे रहेगा। हाँ, जबरदस्ती लिख देता हूँ कई बार मैं, ये देखने के लिए कि आप लोग ध्यान दे रहे हो कि नहीं। बेचारा बढ़िया ध्यान दे रहा है। ठीक है, बन जाएगा। तो ढ और ढ, ये क्या है आपके? मूर्धा। ये पूरे क्या हैं आपके? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थान। तो ये स्वर का है और ये क्या है आपका? व्यंजन का है। इतने में आपका वर्ण विचार कंप्लीट। अब आप घर में जाकर ना क्वेश्चन देखना, और क्वेश्चन देखने के साथ ये भी देखना कि सर जो पढ़ाए हैं वो बन रहा है कि नहीं। बशर्ते पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि हमारा याद हुआ है कि नहीं। और घर में जाकर क्वेश्चन देखना, अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, अगर यहाँ से आपका क्वेश्चन बन नहीं रहा है, तो फिर यहाँ पर आकर आप क्वेश्चन पूछना। और अगर आप नहीं पूछ रहे हैं तो यही समझूंगा कि आपका सारा प्रश्न अच्छे से बन रहा है। प्रश्न पूछोगे तो मेरे को समझ में आएगा। आपका प्रश्न बनना भी चाहिए। मेरा यही उद्देश्य है कि आप इस टॉपिक से अगर प्रश्न आ रहा है तो आपका बनना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तब मेरे पढ़ाने का उद्देश्य पूरा होगा और आपके आने का भी उद्देश्य पूरा। आप आए भी इसीलिए हैं ताकि आप सक्सेसफुल इंसान बने। ठीक है जी, और उसके लिए आपको
समय देना पड़ेगा। घर में जाकर आपको आधा घंटा एक बार रिवाइज करो, एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ, लेकिन ऐसा एमसीक्यू नहीं एकदम सिंपल सिंपल दिया रहेगा, वो तो आपसे बनेगा ही, उसके बनने की संख्या 10,000 से ऊपर होगी। थोड़ा मिडिल लेवल का प्रश्न है, नहीं एकदम कठिन प्रश्न। कभी बाबा आदम जमाने में कभी प्रश्न पूछा नहीं गया, अगर वैसा प्रश्न आ रहा है तो वो 1-2 से बनेगा, तो उनको टॉप करने देना। टॉप करेंगे तो भी वही पोस्ट मिलेगा व्यापम में, पीएससी में नहीं, ठीक। लेकिन पीएससी क्या है, डिस्क्रिप्टिव होता है, व्यापम क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो जैसा आपका पैटर्न है उसी आधार पर आपको तैयारी करनी है। प्रीलिम्स एमसीक्यू होता है, मेंस है आपको बताऊंगा कि कैसे आपको लिखना है। बन जाएगा। चलिए, थैंक यू। नए बच्चे आज ही आए हो जी आप।